नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में। और आज हमारी क्लास रूम से ही है प्रसारण इसका। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है और जो रासायनिक अभिक्रिया संभव होती है उनमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिससे अभिक्रिया होने में आपको पता चल जाए कि अभिक्रिया इसमें हुई है कि नहीं हुई है। तो पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं इसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ के गुण एवं संगठन मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। जैसे दूध से दही बन जाएगा तो दूध के गुणधर्म दही में बदल जाएंगे, यानी नया पदार्थ का निर्माण हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो भी पदार्थ बन रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए हविकारकों की आवश्यकता होती है और हविकारकों को बोलते हैं क्रियाकारक। जिन पदार्थों के मध्य में अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया होने के बाद उत्पादों का निर्माण होता है। उत्पाद हमेशा नए पदार्थ बनते हैं। जो बीच में एरो का चिन्ह लगता है उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र एवं मंद कर सकते हैं लेकिन स्वयं अपवर्तित रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र एवं मंद कर सकते हैं लेकिन स्वयं अपवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के निर्धारित तत्व। रासायनिक अभिक्रिया किसी पात्र में हुई है कि नहीं हुई है, वो कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो हमारी एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताब में लगभग 4 पॉइंट दिए हैं। उन 4 पॉइंटों में से 1-2 पॉइंट और भी हमारी एनसीईआरटी किताब में से निचोड़ किया है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं? नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा, और अवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ गैस में उत्सर्जन होता है। कहीं ना कहीं गैस का निर्माण होगा, कहीं ना कहीं गैस का उत्सर्जन होगा। गैस का उत्सर्जन, ध्वनि या प्रकाश की उत्पत्ति। जब अभिक्रिया होगी तो ध्वनि या प्रकाश की उत्पत्ति होगी। रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, और पदार्थ की गंध में परिवर्तन होता है। जैसे मान के चलो, आप बाजार से कलई लाए और आपको पानी में डाल दिया। कलई का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना भुजा हुआ चूना। जब बिना भुजे हुए चूने को आप पानी के अंदर डालते हैं, यानी जल के अंदर डालते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम नाम देते हैं बुझा हुआ चूना। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड का बिना भुजा हुआ चूना, जिसे शुष्क चूना के नाम से जानते हैं, तो जब इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा पानी के साथ तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। पहले वो ठोस अवस्था में थी, जैसे ही पानी में डालेंगे तो द्रव अवस्था में, तरल रूप में आ जाएगी। गैस का उत्सर्जन होगा कहीं ना कहीं। तापमान में उसके पात्र की दीवारों में जो तापमान बढ़ जाता है। रंग में परिवर्तन होता है। ध्वनि या प्रकाश की, वो तो पदार्थ की गंध में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया को विस्तार से लिखने के लिए टाइम बहुत लगता है, तो इसके लिए हम रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमारे 2 समीकरण प्रचलन में हैं। एक तो हमारा शब्द समीकरण है और दूसरा हमारा प्रतीक समीकरण है। शब्द समीकरण में क्या लेते हैं? जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप मैग्नीशियम को हिंदी में लिखोगे, फिर ऑक्सीजन को हिंदी में लिखोगे, तब उत्प्रेरक का चिन्ह लगाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं। लेकिन प्रत्येक समीकरण में क्या होता है? उन तत्वों, उन परमाणुओं के या उन पदार्थों के सीधे प्रतीक लिखते हैं, और प्रतीक लिखने के बाद उनको हम यों के समीकरण में उतार देते हैं। जैसे Mg+O2 और MgO उत्पाद, ये हमारे हविकारक हुए। हविकारक और उत्पादों को लिखने के तरीके हैं कि हविकारक को हमेशा RHS लिखा जाता, हविकारकों को हमेशा LHS लिखा जाता है, और उत्पादों को यानी RHS लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी बाईं ओर और दाईं ओर लिखा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक हविकारक उत्पाद होते हैं तो उनके बीच में धनात्मक चिन्ह लगाते हैं।
ये उनके कुछ थोड़े बहुत गुणधर्म होते हैं। उसके बाद जब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण असंतुलित होता है तो उसे हम असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण के नाम से जानते हैं। और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए या इस समीकरण की हम एक सिंपल भाषा में बात करें तो जो हलकारकों का द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर नहीं होता है। मतलब जो हलकारकों का द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर नहीं होगा। मान के चलो इसका द्रव्यमान 60 आ रहा है तो इसका द्रव्यमान 54 रह सकता है या 64 रह सकता है, तो इसका द्रव्यमान नॉट इक्वल टू होता है, इसके बराबर नहीं होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक विधि उपयोग में लेते हैं, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल विधि में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम 7 चरणों से गुजरना होता है। वो 7 चरण कौन से हैं कि मान के चलो एक हम उदाहरण लेते हैं लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने के लिए सबसे पहले हबकारक हो या उत्पाद हो, हम सबसे पहले उस परमाणु को देखते हैं जिसमें उसके ज़्यादा परमाणु है या ज़्यादा उनकी संख्या है, उन पर बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद कम देखते हैं। लगभग ऐसे 7 चरण चलते हैं और जो हमारा 7वां चरण होता है वो हमारी भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी अवस्था में हो रही है। जैसे हमारा जल है वो जल गैस के रूप में प्राप्त हो रहा है या द्रव के रूप में प्राप्त होता है, लिक्विड, ठोस, सॉलिड वगैरह इत्यादि जो भौतिक संकेत लिखते हैं। तो उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलित जब ही हम कह सकते हैं जब अभिकारक एवं उत्पादकों का योग बराबर हो, यानी उनका आनुपातिक स्थिरांक एकदम बराबर होना चाहिए। वीडियो ये हमारा आज का सेशन रहा था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।